Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome on Sankalp Bharat. So कैसे हैं आप सभी? How are you all? कैसी चल रही है बच्चों प्रिपरेशन? जी हाँ, बहुत बढ़िया है कि नहीं? तो हम आ चुके हैं कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में एक और कंसेप्ट को लेके, which is one of the most important and interesting concept called as मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। इस कंसेप्ट के ऊपर देयर विल बी शॉर्ट वन क्वेश्चन, कभी कभी दो भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये अकेला कंसेप्ट जो आज हम करने वाले हैं शायद ये आपको पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स इजी करके दे दे। तो मजा आने वाला है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन, क्योंकि आज हम कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में ऐसा कंसेप्ट लेके आए हैं जिसमें से आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से डर लगता है तो इसके बाद डरने की जरूरत नहीं है छोटे, क्योंकि अपन है ना, तो मजा आने वाला है। चलो, आर यू रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन? एंड हियर वी गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। What is moment of inertia? आप सबसे पहले ना बेसिक तो जानते ही होंगे। हम इनर्शिया को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे हमने इनर्शिया के बारे में? हमने तब पढ़ा था जब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, है कि नहीं। इनर्शिया इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन, और इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये सब हमने पढ़ा था ना। मैं इतना सारा फिजिकल बातों में, फिजिक्स की बातों में, फिजिकल टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये है हमारी बॉडी। क्या ये खुद ब खुद रेस्ट से मोशन में जा सकती है? क्या नहीं। इसी चीज को हम कहते हैं इनर्शिया, क्योंकि वो नॉन लिविंग चीज है। नॉन लिविंग चीज के अंदर आत्मा तो नहीं है, इसीलिए वो खुद ब खुद ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकती। और अगर समझो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, जैसे स्पेस में अगर वो मूव कर रही है तो अपने आप रुक भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसी स्टेट में रहने की एबिलिटी है, या फिर ऐसा कहूं तो उसके अंदर अपने स्टेट को चेंज करने की इनएबिलिटी है। वो चेंज नहीं कर पाता खुद को, अपने स्टेट को। इसीलिए उस टर्म को, उस फिजिकल टर्म को हम कहते हैं इनर्शिया। समझ में आ गया? जब आप इतना समझते हो तो इसके साथ आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो बॉडी यहां पड़ी है वो खुद ब खुद रोटेट देखो, गिरा नहीं है, तो खुद ब खुद रोटेट भी तो नहीं कर सकती। ये जब खुद ब खुद रोटेट नहीं कर सकती और अगर स्पेस में हो जहां कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, कोई अपोजिशन ना हो, और वो रोटेट कर रही हो, जैसे कि अर्थ है रोटेट कर रहा है, जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं तब तक वो कभी रुकेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ को कंटिन्यूअसली सनलाइट मिल रही है, उससे वो एनर्जी लेके घूमता है। ना 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 ना, इट इज इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, कि भाई एक बार उसने घूमना चालू कर दिया ना, उसके बाद कोई उसे रोकेगा नहीं, तब तक वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर रोटेशनल इनर्शिया है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी स्पेस में ऐसे ही पड़ी है, आप जब तक उसको रोटेट नहीं करोगे तब तक वो रोटेट नहीं होगी। खुद ब खुद ना वो रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर सकती है, ना खुद ब खुद रोटेशनल मोशन को एंड कर सकती है, ना वो रोटेशनल मोशन के स्टेट को चेंज कर सकती है। इस ही रोटेशनल मोशन वाली इनर्शिया को हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का तो मतलब समझ गए, लेकिन मोमेंट का मतलब यहां से निकल के आता है टर्निंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टर्निंग इफेक्ट। तो इनर्शिया इन टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ छोड़े? इजी है, ठीक है। आप याद रखिएगा, आप एक चीज को याद रखिए, इनर्शिया जो होती है ना वो मास के ऊपर डिपेंड रहती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं सब बता दूंगा, बट इनर्शिया स्पेसिफिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये नॉर्मल वाली इनर्शिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी आपके लिए रखी हुई है कि इनर्शिया जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया होती थी, ऐसे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना हम तीन चीजों के लिए लिखते हैं। सबसे पहले हम पार्टिकल के लिए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रीट बॉडी के लिए लिखेंगे, उसके बाद हम इसको लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए,
ठीक है, इन 3 चीजों के लिए हम इनर्शिया को आज लिखेंगे। समझ में आ गया। पार्टिकल के लिए, अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है जो लेट्स से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास, अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्क्यूलर, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है, नाउ दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्क्यूलर मोशन। ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों? दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन, ऐसा घूम रहा है। ठीक है, मैं सही बना देता हूं थोड़ा बहुत, ऐसे सर्कल में घूम रहा है। समझ में आ गया? तो हमारा पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, दिस इज द सर्क्यूलर मोशन। इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको इसके लिए लिखनी है तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि सर हमने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, आप सर्क्यूलर मोशन के लिए कैसे लिख सकते हो? जी हां, सही सवाल है, लेकिन जब भी कोई पार्टिकल सर्कल घूमता है तब वो अपने आप साथ में रोटेट भी करता है। मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। ये है हमारी बॉटल, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अभी ये यहां पर है और मुझे वो फेस कर रही है जहां उसका ढक्कन मेरे साइड है। ठीक है, अब अगर ये सर्कल घूमेगा तो ये देखो पार्टिकल ये जो है आधा सर्कल घूम गया। जब ये आधा सर्कल घूम गया, यही तरीके से तो घूमते हैं ना सर्कल, तो इसी तरह से उसने आधा सर्कल घूम लिया। अब आप देखो अभी भी ढक्कन मेरे साइड ही है। अब मुझसे फोकस हटाओ और सिर्फ इस बॉटल को देखो। ये बॉटल पहले ऐसे थी, है ना? जब ये आधा सर्कल घूम गई तो ऐसे हो गई, यानी कि पहले वो बॉटल ऐसे थी, फिर आधे सर्कल के बाद आपने देखा तो बॉटल ऐसे हो गई। ऑब्जर्व किया? वापस देख लो, यहां पे इस तरह से है, इस तरह से वो बॉटल का डायरेक्शन है। अब यहां पे आप देखो ऐसे बॉटल का डायरेक्शन में इधर रख देता हूं, फिर ये सर्कल घूमने के बाद ऐसे हो गया है, यानी कि डायरेक्शन ऐसे हो गया, यानी कि आधा सर्कल घूमते 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 वो आधा रोटेट भी कर चुकी बॉटल। जी हां, तो जब कोई चीज, ये बॉटल, अगर ये बॉटल हमारा कल पूरा सर्कल परफॉर्म करती है तो वो पहले ऐसे थी, फिर वो घूम के ऐसे हो जाएगी वापस। समझा? तो whenever particle performs circular motion, it is going to perform rotational motion as well. ये रोटेट भी करता है। That is why there is a motion of rotation involved in this particular case. इसीलिए पार्टिकल जो है रोटेट भी कर रहा है, इसीलिए उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mi भी लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर सिंपली हम उसे सिर्फ i भी लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है मास ऑफ दिस पार्टिकल इनटू डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर। ये है नॉर्मल फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब हमारे पास दूसरे टाइप की भी बॉडी हो सकती है विच वी कैन कॉल इट एज डिस्क्रीट बॉडी। डिस्क्रीट बॉडी क्या होती है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। हमने यहां क्या देखा बच्चों? हमने यहां देखा एक ही पार्टिकल है, लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसी बॉडी है कि जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास हम रोटेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो बॉडी है ना बेटा हमारे पास में, वो एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन से बनी है। दिस इज द बॉडी। नाउ समझ में आ गया? ये वो बॉडी है जो इतने पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हो जहां पे आप एक एक पार्टिकल काउंट कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो ऐसे मल्टीपल पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से एक बॉडी बनी है। यहाँ पे आप बॉडी को एक एक पार्टिकल के फॉर्म में गिन पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। एक पार्टिकल का दूसरा तीसरा, ये आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहां मैं बोल सकता हूं फर्स्ट पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास m1, उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1। ये सेकंड पार्टिकल, उसका मास m2, उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2, है कि नहीं? तीसरा पार्टिकल, इसका मास m3, इसका पार्टिकल से डिस्टेंस जो है वो हो गया r3। इसी तरह से फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स्थ पार्टिकल, इसी तरह से हम यहां पे अगर जाए तो ये nth पार्टिकल हो जाएगा, इसका मास n हो जाएगा और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन Rn हो जाएगा। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बनी है, तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और उसको एक बॉडी की तरह काउंट करो। यानी कि पहले पार्टिकल ने इस बॉडी में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया?
m1 उसका मास, उसका डिस्टेंस r1 का स्क्वायर। जैसे ये एक पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, दूसरे पार्टिकल ने भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया m2 r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल ने भी सेम मोमेंट ऑफ दिया m3 r3 स्क्वायर, है ना। अब इसी तरह से फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स पार्टिकल, सब लोग अपना अपना सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते जाएंगे, और यहां फाइनल वाला पार्टिकल जो होगा, लास्ट वाला पार्टिकल, उसका मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां mn rn स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। व्हाट इज बॉडी? बॉडी इज सम ऑफ पार्टिकल। ये सारे पार्टिकल मिलके एक बॉडी बन रही है, तो इन सारे पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलके बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। इसीलिए हम इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते हैं और हमें मिल जाती है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। क्या मिलती है बेटा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ईच पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और आई जो है वो हर एक पार्टिकल का इंटीग्रल वैल्यू है। मतलब ये आई की वैल्यू 1, फिर समेशन, फिर आई की वैल्यू 2, फिर समेशन, फिर आई की वैल्यू 3, फिर समेशन, इस तरह से जाता जाएगा। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। ये आपका इसी का समेशन के फॉर्म में फॉर्मूला बना दिया मैंने, ठीक है। बाकी ये कुछ नया चीज नहीं है बेटा, दिस इज इजी थिंग, ओके, याद रहेगा। तो ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया फॉर बॉडी, डिस्क्रीट बॉडी के लिए, याद रहेगा। तो हमने दूसरा फॉर्मूला भी देख लिया। नाउ द थर्ड फॉर्मूला फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस बॉडी? यहां पे बॉडी थी, लेकिन वो ऐसी बॉडी थी जिसमें एक 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 पार्टिकल को आप गिन पा रहे थे, बट हमारे पास रियल लाइफ में बॉडी ऐसी होती है जहां हम एक एक पार्टिकल को पकड़ नहीं सकते कि भाई ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ऐसा गिन नहीं पाएंगे। तब होती है कॉन्टिन्यूअस बॉडी, और उस केस में हम एक छोटा सा पास ले लेंगे। पूरे बॉडी का मास m होगा, तो इस छोटे से बॉडी का, छोटे से पार्टिकल का मास dm मान लेंगे, क्योंकि अभी dm इक्वल पार्ट में हमें बॉडी को इक्वल पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के थोड़ी ना हम दिखाएंगे कि देखो ये एक पार्टिकल था, ना 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 ना, बॉडी वही रखनी है। इसीलिए उस बॉडी में से छोटा सा मास हम कंसीडर कर लेंगे dm, और वो dm का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r, ठीक है। तो आप यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm, यानी ये जो dm पार्टिकल है उसका पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको पूरी बॉडी का मास मिल जाएगा m, है ना। बड़ो इंटीग्रेशन रियल में करके हम लाते हैं, और ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r स्क्वायर, ये है आपका कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए। यूजुअली ये डेरिवेशन में यूज होता है, इसी से हमारे सारे फॉर्मूलेस डिराइव हुए जो भी हम याद रखने जाएंगे। आपको यहां पे स्पेसिफिकली ये या ये याद रख लेना, ये दो फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा बेटा, ठीक है। इस चीज को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको ये पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कुछ होता है एम आर स्क्वायर जैसा, बॉडी का मास और हर एक पार्टिकल का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये पार्टिकल के लिए और पूरी बॉडी के लिए ऐसा, तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूं आप जनरल फॉर्मूले के टर्म्स में। नेक्स्ट, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है कि वेक्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, जी हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। इट इज नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, इट इज टेंसर क्वांटिटी। पूरे फिजिक्स में आपको ना अभी के लिए 3 क्वांटिटी को याद रखना है जो टेंसर है। पहली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरी स्ट्रेस, तीसरा रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं, रेडियस वेक्टर, याद रहेगा। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको टेंसर क्वांटिटी है। ये मल्टीपल डायमेंशंस वाली होती है, यानी कि आपको एक ही बॉडी में मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती है। सेम बॉडी सेम तरीके से रखो, फिर भी अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती है, इसीलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी लेते हैं। इसका जो यूनिट है, यूनिट इज मास का यूनिट केजी, मीटर स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बहुत पूछा जाता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर इज मास, दूसरा फैक्टर पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तीसरा फैक्टर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्टिकल
एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, या पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं सिंपल टर्म्स में ऐसा बोल सकता हूं। तो हमारे पास फैक्टर्स के लिए 3 फैक्टर है, मैं उन फैक्टर्स को बोलता हूं मैड फैक्टर। क्या बुलाते हैं हम उसे? मैड फैक्टर। मैड फैक्टर याद रखिएगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी आज मैं इसी के साथ बता दूंगा ताकि आपका ज्यादा पढ़ा दूं, ठीक है। तो m रिप्रेजेंट्स मास, आप उसको शेप भी बोल सकते, शेप के साथ भी लिंक कर सकते हो और साइज के साथ भी लिंक कर सकते हो। मास, शेप एंड साइज सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी बॉडी में कहां है? सेम बॉडी इस एक्सिस से घूमेगी तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस से घूमेगी तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस से घूमेगी तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ऐसे घुमाओगे तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे में 0 आ जाता है, बट एनी विच वेज, तो सेम बॉडी को अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाओगे तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। समझ में आ गया कि नहीं? नाउ द नेक्स्ट वन इज डी रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, डी रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। AOR यानी कि बोल, AOR का मतलब क्या है? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, याद रहेगा। तो दिस आर द 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास चेंज करो, शेप चेंज करो, साइज चेंज करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करो, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा विद एग्जांपल कि रॉड को इधर से रोटेट करोगे तो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगती है, इधर से रोटेट करोगे तो अलग ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगती है। या फिर रिंग जो होती है, अगर कोई रिंग है हमारे पास, जैसे ये रिंग हो गई, इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो अलग कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगती है, उस रिंग को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगती है, उसी रिंग को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगती है। सो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द सेम रिंग, okay, is important. Why? क्योंकि different position of axis of rotation for the same object, for the same shape, for the same mass, for the same dimensions changes the moment of inertia. Okay, distribution of mass about an axis of rotation, distribution of mass. अब इस रिंग का मास जो है लेट्स से 2 kg है, और मैं यहां डिस्क ले लेता हूं सेम रेडियस वाली, लेकिन इसका मास भी 2 kg ही रखा, तो क्या हो गया बेटा पता है? रिंग के केस में ना, इसमें जितने भी पार्टिकल है वो सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे है, एक्सिस से हो सके उतनी दूरी पे है। रिंग में सारे पार्टिकल दूर 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 सबसे दूरी पे बैठे हैं, मास जबकि उतना ही है 2 kg, लेकिन उतने ही 2 kg के मासेस में हमारी डिस्क में कुछ पार्टिकल दूर है, आई अग्री, लेकिन काफी सारे पार्टिकल नजदीक भी तो है इस एक्सिस से, और वो जो पार्टिकल उस रिंग के दूर दूर थे उनका आर का वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से मैक्सिमम होगा। आर की वैल्यू मैक्सिमम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज्यादा, क्योंकि आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जब हम डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क में वही पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स नजदीक भी तो है डिस्क के, क्योंकि दोनों का मास सेम है, लेकिन डिस्क में उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ पार्टिकल्स का कम है, उस वजह से उन पार्टिकल्स का आर कम है। आर कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम है। इसीलिए रिंग जो होती है उसको इस एक्सिस पे घुमाओगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होती है। अब तो आपको ये पता ही है, इसीलिए बता रहा हूं। और अगर डिस्क को इस एक्सिस से घुमाओगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2r² होती है। mr² और m/2r², यानी कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 है, इसका आधा है। समझा? सेम मास सेम रेडियस, लेकिन रिंग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा चाहिए, डिस्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम चाहिए। समझ में आ गया? इसीलिए रॉ एग जिसमें अंदर लिक्विड होता है, बॉइल्ड एग जिसमें अंदर पूरा सॉलिड बन चुका है, इन दोनों को घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉ एग की ज्यादा होगी, क्योंकि रॉ एग में लिक्विड है। जैसे ही आप रॉ एग को घुमाओगे उसके सारे लिक्विड पार्टिकल्स दूर भागना शुरू कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि उनको पकड़ के रखने के लिए कोई है ही नहीं। समझा कि नहीं? तो इसीलिए आप जैसे पानी में भी व्हर्लपूल बनाते हो, हाथ घुमाते हो तो पानी कैसे दूर चला जाता है, वही सेम होगा रॉ एग के अंदर, क्योंकि रॉ एग में भी अंदर लिक्विड है, वो सारा लिक्विड दूर चला जाएगा तो उन पार्टिकल्स का आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। आर का वैल्यू जैसे ही बढ़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। लेकिन बॉइल्ड एग में पार्टिकल कुछ दूर है लेकिन नजदीक भी तो है, और वो नजदीक वाले पार्टिकल दूर नहीं जाने वाले, क्योंकि अब वो सॉलिड बन चुके हैं। इसीलिए बॉइल्ड एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है रॉ एग के कंपेयर में। ये भी पूछा जा सकता है नीट में, याद रखना। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा
उतना किसी चीज को रोटेट करवाना मुश्किल और उतना ही उस चीज को रोटेशन से रोकना भी मुश्किल। समझ में आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो रोटेशन स्टार्ट करना मुश्किल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, रोटेट करना इजी। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है। इनर्शिया जो होता है ना, आलसीपना बताता है। वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, इसीलिए अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसे रेस्ट से मोशन में लाना ज्यादा कठिन होगा, ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको घुमाना इजी होगा। जैसे रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ है रिंग के कंपेयर में, तो डिस्क को रोटेट करना इजी है, रिंग को रोटेट करना डिफिकल्ट है। रॉ एग और बॉइल्ड एग, रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, बॉइल्ड एग का कम है, इसलिए रॉ एग को घुमाना मुश्किल है, बॉइल्ड एग को घुमाना इजी है। बॉइल्ड एग ज्यादा रोटेट करेगा। अगर वहीं मैं रोटेट करना चाहूं और मैं रोटेट करते करते अपने हाथ को अपने बॉडी से क्लोज रखूं तो मेरा मास जब हाथ दूर रखूंगा तो भी उतना ही है, हाथ नजदीक लेगो तो भी उतना है। लेकिन हाथ दूर रखने पे ये सी पार्टिकल्स जो है यहां पे उन सब का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहा है और उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। इसीलिए मैं ऐसे हाथ करके घूमूंगा, मेरी स्पीड कम होगी या मुझे रोटेट करवाना डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब हम हाथ ऐसा कर देते हैं फिर हम रोटेट करते तो हमारा रोटेट करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब मेरे उसी पार्टिकल्स के आर की वैल्यूज, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लेस, और उसी केस में आर की वैल्यू कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंड दैट्स हाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड इट इज इजी फॉर अस टू रोटेट नाउ। समझ में आ गया? तो कभी डांस करते करते अगर रोटेट करना है तो हाथ नजदीक लेके करो, इजी पड़ता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको इन तीनों फैक्टर्स के बारे में समझा, सुपर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अमेजिंग थिंग। ओके, आई होप कि आपको याद रहेगा ये। अब मैं इसको आपको आगे बताता हूं। कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें वैसे हमने डिराइव किए हुए होते हैं, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग फॉर नीट, वी आर नॉट गोइंग ऑन द डेरिवेशन पार्ट, हम सीधा इसको याद रख लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। हमारे पास अगर कोई भी रॉड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रॉड है, ठीक है, हमारे पास ये रॉड है। इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट, अगर हम सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहे, ये है एक्सिस, मैं एक काम करता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसे बना देता हूं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहे, सबसे पहला बॉडी रॉड, ये आपको याद रख लेनी बेटा, ये जो लिस्ट में बता रहा हूं ना वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, रॉड को इस एक्सिस के अबाउट हम घुमाना चाहे तो उसके सेंटर से घुमा रहे हैं हम, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको मैं आईसी बोलूंगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू होती है 1/12 ml²। याद रखिए, m/12 l² बोलो, 1/12 ml² बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर मैं रिंग बोलूं, रिंग, ठीक है, रिंग अगर हमारे पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां रिंग ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग को अगर मुझे घुमाना है इस एक्सिस के अबाउट, आप समझ रहे हो, ऐसे घुमाना है, तो इस एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो एक्सिस, तो उसकी वैल्यू होती है mr²। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरह से अगर हमें इस रिंग को घुमाना है, जस्ट अ मोमेंट, मैं इस रिंग के लिए यहां पे रिंग के साथ में ना यहां सिलेंडर बनाना चाहता हूं, तो सिलेंडर बना लूंगा। ठीक है, ये यहां लिया और इसको डुप्लीकेट करने के लिए कॉपी कर लिया, यहां पे हमने डाल दिया इसको, इसका भी कलर चेंज, इसका भी कलर चेंज। हाँ, चलो इधर देखो बेटा, येलो, जस्ट अ मोमेंट गाइस, चलो 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 चलो, कलर, हाँ जी। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास एक सिलेंडर, ये हो गया हमारा एक सिलेंडर। ठीक है, अब ये है हॉलो सिलेंडर। कैसा वाला सिलेंडर बेटा? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के सेंटर से ये अगर एक्सिस पास कर दो, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज रिंग होता है। वाई मैं आपको बताता हूं। थर्ड है ये हॉलो सिलेंडर।
बेटा ये लिस्ट हमें याद करनी है। हॉलो सिलेंडर के एक्सिस से जो ये एक्सिस ऑफ हॉलो सिलेंडर भी है उसके सेंटर से भी पास हो रहा है, और ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्सिस ऑफ हॉलो सिलेंडर। यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होती है रिंग के इक्वल mr², सेम एज रिंग, क्योंकि रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रख दोगे तो वो सिलेंडर ही तो दिखेगा जो अंदर से खाली है। इसीलिए रिंग और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूं, दूसरा इमेजिनेशन करने का तरीका बताता हूं। इसको ऐसे चपटा दो तो रिंग बन जाएगी, इसीलिए रिंग और ये सेम ही चीज है, क्योंकि इसको चपटा दोगे या इसको खोल दोगे कोई भी पार्टिकल का डिस्टेंस नहीं बदलने वाला, कोई भी पार्टिकल का मास नहीं बदलने वाला, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहने वाला है। समझ गए कि नहीं? ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो भी उतना ही मास रहेगा, ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो भी उतना ही मास रहेगा, लेकिन ये पार्टिकल का डिस्टेंस इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है। दैट इज द रीजन व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बोथ द थिंग्स आर सेम। ओके, नाउ विल गो अहेड। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चा। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। अब हमारे पास में है तीसरा, जो चौथा जो है डिस्क। यहां कर देते हैं डिस्क, थर्ड वन, फोर्थ वन। ठीक है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद रखना है। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो पहले तो हम सबसे पहले डिस्क बना दें। ये है हमारे पास एक डिस्क, और इसको हम फिल भी कर देंगे। हाँ, ये है हमारे पास एक डिस्क, और इस डिस्क को अगर हम इस सेंटर से रोटेट करें, ठीक है, तो यहां पे उसको इस एक्सिस से रोटेट करने के लिए, इसका रेडियस r, इसका मास m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। क्या होता है? हाफ mr²। इसके कंपेयर में आधा, रिंग के कंपेयर में आधा। दोनों का मास सेम, दोनों का रेडियस सेम, तो इसके कंपेयर में आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सेम अगर मैं वापस यहां आ जाता हूं फिफ्थ सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर को अगर मैं यहां रोटेट करना चाहता हूं, ये रहा मेरा यहां एक ये, और इसको हमने कर दिया डुप्लीकेट, तो चलो डुप्लीकेट हो जा, हो जा, ठीक है भाई, डुप्लीकेट ही नहीं हुआ, ये कॉपी, पेस्ट कैसे होगा? हाँ, आ गया ना भाई, आ गया आ गया आ गया। चलो एनीवेज पेस्ट, तो हम इसको यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें, इसको फिलअप भी कर देना है। ठीक है, लेट्स फिल इट अप, फिल अप विद द कलर, फिल अप विद द कलर। हाँ, ये हमने फिलअप किया, इसको भी फिलअप कर देते हैं एंड वी विल मेक इट। ठीक है, अब हमारे पास में यहां बन जाएगा एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, वी विल हैव द सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर आपको यहां जो है ना बेटा, मैं इससे ज्यादा उसको सिर्फ नीचे का ही हमने फिलअप किया, बट दिस इज एंटायरली अ सॉलिड, पूरा अंदर से भरा हुआ भी है, यहां से ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। सो दिस इज आवर सॉलिड सिलेंडर, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब भी आप बात करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस ये जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसके इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि यहां सेंटर से एक्सिस पास होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम एज डिस्क होगी, तो ये हो जाएगी हाफ mr² बेटा। कितनी होगी? हाफ mr²। दिस इज द थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर डिस्क रखोगे तभी तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा। इसी तरह से सॉलिड सिलेंडर बनता है बेटा, और इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझ गया। इसके बाद आपके पास में यहां कुछ ऐसे शेप भी आएंगे जैसे कि एक स्फीयर हो गया। ठीक है, मैं आ जाता हूं नेक्स्ट चीज पे, जिसको हम बोलेंगे, ये हो गया सब कुछ, सिक्स्थ वन विच इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो है वो एक स्पेसिफिकली हम यहां बनाएंगे सॉलिड स्फीयर को, तो 3D शेप तो नहीं होता है हमारे पास, बट हम फिर भी इसको यहां बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको फिलअप कर दिया, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर।
ये 3D नहीं दिख रहा है, बट दिस इज बेटा स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। इसको हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा देंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC की वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, विच इज 2/5 mr²। कितनी होती है? कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी। 2/5 mr²। याद रखना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन 7th टर्म इज कॉल्ड एज होलोस्फीयर। होलोस्फीयर को हम कई बार शेल भी बोलते हैं, होलोस्फीयर को हम कई बार शेल भी बोलते हैं, और शेल, तो शेल बोलो या होलोस्फीयर बोलो एक ही बात है, इसीलिए हम यहां सिर्फ ऐसा बना लेते हैं। और इसको अगर हम उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहें, दिस इज द एक्सिस अबाउट विच वी कैन रोटेट इट, तो ये एक्सिस के अबाउट हम उसे रोटेट करेंगे, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC की वैल्यू 2/3 mr² लिखेंगे बेटा। रेडियस सबका r है, सबका मास m है, तो ये उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। समझ में आ गया? इसी तरह से आपको अगर यहां 8th टर्म लिखनी है, विच इज कोन। कोन अगर मैं यहां बनाना चाहूं, तो मैं सबसे पहले ना, यहां पे कोई कोन का तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, नीचे इस तरह से ये ले लेते हैं रिंग, ठीक है, ये हमने रिंग ले ली, और ये रिंग को ही हम यहां से फिलअप करते हैं इस तरह से। दिस बिकम्स दी होलोकोन। ये क्या बन गया बेटा हमारे पास? होलोकोन। होलोकोन जो है, इसको आप चपटा दो तो इट विल बिकम अ डिस्क, और उसको अगर आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहोगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कोन का, वो डिस्क के जैसा आएगा, क्योंकि वो डिस्क बन जाएगा जब इसको आप चपटाओगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस कोन का, वो होता है mr² ओनली। क्या हो गया? सॉरी, डिस्क का है ½ mr², तो ये भी ½ mr², क्योंकि ये डिस्क ही तो बन जाएगा। इसको चपटा दो, यहां जो पार्टिकल वो यहां आ जाएंगे, यहां वाले पार्टिकल यहां आ जाएंगे, यहां वाले पार्टिकल यहां आ जाएंगे, इट विल बिकम अ डिस्क। समझा कि नहीं? इसी तरह से 9th वन इज सॉलिड कोन। सॉलिड कोन जो होता है उसका होता है 3/10 mr²। मैं यहां सॉलिड कोन बताता हूं आपको। ये रहा हमारे पास में एक सॉलिड कोन, ठीक है। चलो एक सही, अभी इतना सब सही बनाया, तो ये भी सही बना देता हूं, ठीक है। यहां बना देते हैं सॉलिड कोन। 10th भी बताना है मुझे, बट यहां जगह नहीं बन रही है। ठीक है, अब इसको फिलअप कर लेते हैं अंदर से पूरा। ये रहा, फिलअप कर दिया। ठीक है, सो दिस इज आवर सॉलिड कोन, और इस सॉलिड कोन के एक्सिस से जो भी हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू होती है 3/10 mr²। कितनी होती है? कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी। ये देखो, ये तो करने पे ये भी हो जाता है। यहां पे इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाओगे, तो ये है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन जो है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3/10 mr²। r is the radius of the cone। and the last one भी मैं यहां बना ही देता हूं, 10th वन, जो होता है ट्राइंगल प्लेट, ट्राइएंगुलर प्लेट। ट्राइंगुलर प्लेट, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेट। ट्राइंगुलर प्लेट के अगर मैं यहां ट्राइंगुलर प्लेट बना दूं, फॉर एग्जांपल ये है हमारी ट्राइंगुलर प्लेट। इस प्लेट के कोई भी एक्सिस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्सिस, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर जो भी हाइट होगी, उस हाइट को कंसीडर किया जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी 1/6 mh²। हाइट है ना, ये हाइट को लेना है। ये एक्सिस से चाहिए तो उससे हाइट निकालो, उस दूसरे कॉर्नर तक लेके जाओ, दूसरे वर्टेक्स तक लेके जाओ, इस तरह से। सो दिस इज द लिस्ट विच यू विल हैव टू रिमेंबर बेटा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए, टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि आपको अगर ये पता है तो इनके हजारों केसेस पता हो सकते हैं। रिंग का सेंटर वाला पता है, रिंग का टेंजेंट निकाल सकते हो, रिंग का टेंजेंट निकाल सकते हो, उसके बाद रिंग का डायमीटर निकाल सकते हो, रिंग का डायमीटर निकलेगा, रिंग का एक्सिस वाला जो एक्सिस से पैरेलल
डायमीटर से पैरेलल टेंजेंट होता है वो निकलेगा। ये पता है आपको, यहां पे इस एक्सिस से भी मिल गया, इस एक्सिस से भी मिल गया, इस एक्सिस के लिए आपको रॉड और उसका ऐड कर देना है। तो आपको अमेजिंग वे में सिर्फ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर करके जो चाहिए वो मिल जाएगा। दिस इज व्हाई दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम यूज करने के लिए ये जो भी चीजें हमने पढ़ी उसको हम एक और लेवल आगे लेके जा सकते हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जब भी आप ये एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं उसकी वजह से आपका क्रिटिकल कैलकुलेशंस बच जाता है। अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता, डेरिवेटिव्स करना पड़ता, ये सारी चीजें आपका बहुत टाइम लेती। क्योंकि ये जो भी सारे फॉर्मूलेज आए ना, ये सारे फॉर्मूलेज, इसमें से मेजॉरिटी फॉर्मूलेज आपको इंटीग्रेशन करवाने की वजह से आए। ये सबकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन से आती है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm(r²). याद करो, उससे ये सारे फॉर्मूले डिराइव हुए। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन पार्ट, हमें इसके और भी अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से केसेस निकालने हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन करें क्या? नहीं, उसके लिए हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ में आ गया? तो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों हैं, हम इन्हें अप्लाई करना सीख ले, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो कम ऑन एवरीवन। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के पहले हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखे ताकि हमारे लिए चीजें ऑलरेडी इजी हो जाए। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको याद रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी बॉडी, इट इज एप्लीकेबल for any body, you can apply it for any body। ठीक है, आप उसको शीट, थिन शीट के लिए बोलो, आप उसको सॉलिड स्फीयर के लिए बोलो, उसको रिंग के लिए बोलो, उसको रॉड के लिए बोलो, हर किसी केस में ये एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी बॉडी। और इसमें होता क्या है वो देखिए, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, लेट्स से यहां से वो थिक भी है और हम बोलना चाहते हैं कि ये है सेंटर ऑफ मास COM, और इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चाहिए वो कोई इस पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है उससे चाहिए। समझ गए? तो इस एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें वो चाहिए। तो IO की वैल्यू कितनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एनी पॉइंट O, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट O, किसी भी एक पॉइंट से पास होते हुए एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है सेंटर ऑफ मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू प्लस मास ऑफ द एंटायर बॉडी, मास और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, जिसको हम अभी के लिए d ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस विच इज d, तो md²। समझ गए कि नहीं समझ गए? दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, IO इज इक्वल टू IC प्लस md²। सिंपल, बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है? इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी बॉडी। लेकिन इसमें ना एक ऐसी पॉइंट है जो बच्चे मिस आउट कर देते हैं। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते वक्त इन दोनों में से कोई एक एक्सिस, एक्चुअली ये ही वाला, मस्ट बी passing through center of mass। IC यानी वो एक्सिस सेंटर से पास होता हुआ होना चाहिए। और हमने तो IC काफी सारे याद किए हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स अप्लाई, एग्जाम्पल के तौर पे हमें बोल दिया है रिंग के लिए, रिंग में हमें इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है। दिस इज द एक्सिस अबाउट विच वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो कितनी होती है? IC इज इक्वल टू mr²। होती है कि नहीं? अगर आपको बोल दे कि भाई हमने यहां पे रिंग दे दी, रिंग के टेंजेंट वाले पॉइंट से यहां से कोई एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, तो दिस इज द एक्सिस अबाउट विच वी वांट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी आर सपोज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कैसे निकालेंगे? हमें इसके अबाउट फाइंड करना है। ये कोई रैंडम पॉइंट है, इसको बोल दो IO। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें निकालनी है, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमें पता भी है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें पता है, IC। तो एक हमें पता है, एक हमें नहीं पता, उन दोनों के बीच, वो दोनों के दोनों, जरा इसको बराबर से पैरेलल बना देता हूं, ये दोनों के दोनों
पैरेलल भी है। जी हां, एक वो एक्सिस जिसके अबाउट हमें पता है, एक वो एक्सिस जिसके अबाउट हमें निकालनी है, और ये दोनों एक्सिस जब पैरेलल हो जाए यू कैन सिंपली अप्लाई थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यानी कि आप यहां पे लगाओगे IO इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। कम ऑन एवरीवन। सो IO जो हमें पता करना है वो एक्सिस है। IC, कम ऑन, प्लीज टेल मी IC की वैल्यू बताइए। IC ये वाला सेंटर IC की वैल्यू है MR स्क्वायर प्लस M की वैल्यू है मास रिमेन्स मास, इस रिंग का मास M ही है। D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये है सेंटर, ये है सर्कमफ्रेंस, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, तो D की जगह R स्क्वायर। MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 2MR स्क्वायर। कम ऑन एवरीवन, क्या आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझी कि नहीं? विच इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द रिम ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग। समझा? तो अमेजिंग है भाई, अमेजिंग है। एक और एग्जांपल 2। दिस इज द रॉड। ये है हमारे पास एक रॉड। इस रॉड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। IC की वैल्यू हमने याद कर ली 1/12 MR स्क्वायर, या फिर मैं आपको बोल देता हूं M/12 L स्क्वायर, 1/12 ML स्क्वायर या M/12 L स्क्वायर। लेकिन हमें बोला कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। इस रॉड के एंड से यहां पे कोई एक्सिस पास हो रहा है, उस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। दिस इज एनी रैंडम पॉइंट, लेट्स गिव इट अ नेम IO, अबाउट एनी पॉइंट O, है कि नहीं? और जिस एक्सिस से हमें पता करनी है, जिस एक्सिस से हमें पता है ये दोनों पैरेलल है, तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थियरम। हां जी हां, चलो यहां पे लिखो व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थियरम। IO इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। कम ऑन, मुझे पता करना है IO, वो ये रहा, अबाउट एन एंड है ना, अबाउट एन एंड रॉड के लिए है अबाउट एन एंड, तो अबाउट एन एंड वाला एक्सिस है ये जहां पे मुझे पता करना है। IC जो मुझे पता है M/12 L स्क्वायर है, प्लस M का M, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम D बोलते हैं, लेकिन इस रॉड की पूरी लेंथ L होगी, हमने L लिया ना लेंथ, रॉड का लेंथ, उसका आधा हो गया L/2, तो L/2 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो D की जगह L/2। समझे कि नहीं? तो यहां पर हम अभी लिख लेंगे इसका आंसर M/12 L स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर बाई 4। तो आप इन दोनों को सॉल्व करो, M/3 L स्क्वायर हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एंड ऑफ द रॉड इज, about an axis passing through end of the rod is M/3 L square। नहीं समझे क्या? आसान है, आसान है। चलो, तो दिस वाज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ विल मूव टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये जो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम करी, उसकी वजह से हम कोई ऐसे एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जो हमारे IC से पैरेलल हो, कोई भी ऐसा एक्सिस हो जिससे हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? मैंने रिंग के लिए किया, आप डिस्क के लिए करिए, तो डिस्क में भी आप कर लोगे, है ना? मैंने जैसा ये रिंग है, रिंग की जगह डिस्क ले लेता, तो डिस्क के एंड से पास हो तो एक्सिस पे आप कर लो। उसके अलावा प्रैक्टिस करोगे बेटा तो ही अप्लाई करने आएगा, इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। रॉड के एंड से मैंने बता दिया, आप रॉड के इस वाले पार्ट से कर लीजिए। यहां पे सेंटर है, IC हमें पता है, आप यहां से पता कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस से, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L/4 है, ये मैंने बता दिया। तो D की वैल्यू बता दी, आप इस एक्सिस से पता कर लीजिए, है ना? ये IC की वैल्यू हमें पता है, IO की वैल्यू हमें पता करनी है, आप इसके होमवर्क में कर लीजिए इसको। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल 3। स्फीयर, मैं सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं, आप हॉलो के लिए कर लेना। सॉलिड स्फीयर ले लिया, IC की वैल्यू हमें पता है, IO की वैल्यू जो टेंजेंट वाला एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दो। दोनों के बीच में डिस्टेंस D होता है, मैं उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेडियस से इक्वल बोल रहा हूं क्योंकि वो रेडियस ही तो है। तो मुझे बोलो यहां पे IC की वैल्यू कितनी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसकी पता है, IC इज इक्वल टू 2/5 MR स्क्वायर। पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ inertia about an axis passing through its
सेंटर, तो ये हो गया IO इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, बिकॉज बोथ दी एक्सेस आर पैरेलल। जिसके अबाउट हमें चाहिए, जिसके अबाउट हमें पता है, दोनों पैरेलल है, इसीलिए पैरेलल एक्सेस थ्योरम। IC की वैल्यू कम ऑन 2/5 mr स्क्वायर। यहां m का m, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस विच इज इक्वल टू r, तो r स्क्वायर m 2/5 r स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर गिव्स यू 7/5 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid sphere about an axis passing through one of its end, या tangential to the solid sphere। समझ में आ गया? आप hollow sphere के लिए कर ले यार, 2/3 mr square plus mr square which is going to give you 5/3 mr square। चलो एनी विच वेज, आई होप कि आपको समझा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बढ़िया हो गया, मजे ही मजे है कि नहीं। अब हम करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हैं लेमिना के लिए, ओनली फॉर लेमिना। लेमिना यानी कि थिन शीट, थिन शीट यानी कि रिंग, डिस्क, ऐसी रेक्टेंगुलर प्लेट थिन वाली, उन्हीं के लिए हम इसको लगा सकते हैं। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थिन, एक 2 डायमेंशनल बॉडीज में ही अप्लाई कर सकते हैं हम इसे। समझ में आ गया? 2 डायमेंशनल बॉडी यानी प्लेनार चीजों के ऊपर, तो हम इसके अप्लाई कर सकते हैं। अगर समझ लो हमारे पास कोई ऐसी एक प्लेनार बॉडी है और उसके कोई भी पॉइंट से एक एक्सिस जो जा रहा है वो इधर जा रहा है, दूसरा एक्सिस उसका इधर आ रहा है, तीसरा ये रहा, ये एक्सिस और ये एक्सिस और ये एक्सिस तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, ये इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, तो इसको मैं वाई बोल दूंगा और इसको मैं जेड बोल दूंगा। तो एक्स एक्सिस जो है उससे परपेंडिकुलर वाई, वाई से परपेंडिकुलर जेड, ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा। समझे? तो इस तरह से है तीनों। और अब हम यहां देखेंगे कि अगर मोमेंट ऑफ, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो विच इज आई एक्स, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो विच इज आई वाई, तो आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं विच इज आई जेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस जो प्लेन से परपेंडिकुलर है, इस बॉडी से परपेंडिकुलर है, वो उसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है इन दोनों के एडिशन के, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस विच आर इन प्लेन। अगर इसको x और z बोलता तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड लिखता, y x z ऐसा लिखता, क्योंकि जो भी प्लेन से परपेंडिकुलर होंगे उनसे वो इक्वल होगी बाकी जो प्लेन में है उनके एडिशन से। याद रखना, ठीक है? आपको यहां पे मैं a लिखता, IA लिखता, IC लिखता, IB लिखता, तो IB इज इक्वल टू IA प्लस IC। लेटर का नाम में कुछ नहीं रखा है यार, क्या रखा है नाम में, समझा? तो इस चीज को भूलना नहीं। जो दोनों प्लेन में है उन्हें ऐड करो, जो प्लेन में नहीं है उसके इक्वल होगा वो। ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं, अगर मुझे आपको मैंने बोल दिया कि भाई दिस इज द रिंग, एग्जाम्पल है दिस इज द रिंग, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है mr स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये जो रिंग है ना, उस रिंग के डायामीटर से पास होता हुआ कोई एक्सिस ले लो, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द डायामीटर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। इसी को बताने के लिए मैं सामने रिंग पूरी ऐसे ले सकता हूं और उस रिंग को हम यहां पे डायामेट्रिकली बताना चाहते हैं, तो ये है वो एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। समझा कि नहीं? ये दोनों सेम ही डायग्राम है, एक ऐसी रिंग है और एक को ऐसी बताइए। ऐसी बोलोगे तो ऐसे डायमीटर दिखेगा, ऐसी बोलोगे तो ऐसे डायमीटर दिखेगा। समझ में आ गया? सो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस चाहिए, इसीलिए मैं आपको कैसे डिराइव करना चाहता हूं बताता हूं। ये रहा सेंटर, एक डायमीटर तो आप इसे ले सकते हो, ये डायमेट्रिकल एक्सिस ही तो है। दूसरा डायमीटर आप ऐसे को, इसको भी, ये भी तो डायमेट्रिकल एक्सिस ही है। आप देख सकते हो दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस ही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स बोल दो। ये दोनों परपेंडिकुलर ले लो, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई बोल दो। और तीसरा एक्सिस विच इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड बोल दो। क्या हमने एक्चुअली इसको ना मैं आपको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं इस डायग्राम को। ये वही हमारी रिंग है, इसका एक एक्सिस जो एक्स आप बोल रहे हो ना वो यहां है,
आई एक्स, ये रहा। ये जो y बोल रहे हो ये 2D डायग्राम में ऐसा दिखेगा आई वाई। तीसरा जो ये z एक्सिस बोल रहे हो वो z एक्सिस आपको इस प्लेन से बाहर आता हुआ दिखेगा आई जेड। समझ में आ गया? तो ये दोनों सेम ही डायग्राम है बेटा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से जरा, तो ये z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों जो प्लेन में है उसके सम से आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखो, तो ये एक्स एक्सिस भी डायमेट्रिकल एक्सिस है तो इसको आईडी बोल सकता हूं, वाई एक्सिस भी डायमेट्रिकल एक्सिस है तो इसको भी आईडी बोल सकता हूं। तो आई एक्स की जगह भी आईडी, आई वाई की जगह पे भी आईडी, तो आईडी प्लस आईडी। और आई जेड, जेड जो है वो तो सेंटर वाला है, यानी कि ये हो गया हमारा आई सी, एंड दिस आई जेड इज रिप्लेस्ड बाय आई सी। तो आई सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई डी, और आई डी इज इक्वल टू आई सी अपॉन 2। What is IC? IC की वैल्यू है mr स्क्वायर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई mr स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ ऑफ सेंटर के होता है। सेंटर पे mr स्क्वायर है, डायामीटर पे m/2 r स्क्वायर। इसके कंपेयर में आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू सारे पार्टिकल दूर है, लेकिन आप देखोगे कि इस एक्सिस से थोड़े पार्टिकल नजदीक है, थोड़े दूर है, थोड़े, आप देखो ना इस एक्सिस से थोड़े पार्टिकल नजदीक भी है, थोड़े पार्टिकल दूर है, थोड़े और दूर है, थोड़े और दूर है, फिर वापस थोड़े नजदीक है। तो ये एक्सिस जो है उससे पार्टिकल थोड़े से नजदीक है कंपेयर टू दिस एक्सिस। That is why the distribution of mass is near to the axis, and that's why those particles will have small r from the axis of rotation, और इसीलिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। डायमीटर से घुमाने पे इजी पड़ता है रिंग, समझा कि नहीं? चलो एनी विच वेज, डिस्क में भी आप ऐसा कर सकते हो, डिस्क के डायमीटर आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझा कि कैसे हम इन मोमेंट ऑफ इनर्शियास की वैल्यू को लेके हम कोई भी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मैंने आपको बताया पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। एक दो चीजें हैं जो इसके थ्रू रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको इधर ही करा देता हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ही मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से सुनना। जिस तरह से लीनियर मोशन में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उसी तरह रोटेशनल मोशन जब पढ़ते हो आप, तो यहां आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। जिस तरह से यहां आपने वेलोसिटी पढ़ी थी, आप रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हो। जिस तरह वहां आप लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते थे, यहां आप एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते हो। जिस तरह से लीनियर मोशन में मास होता था जो मोमेंट ऑफ, जो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता था, रोटेशनल मोशन में आई है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप सारे फॉर्मूलेज ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपको यहां काइनेटिक, चलो मोमेंटम से शुरू करते हैं। मोमेंटम जो होता है लीनियर मोशन में, उसको हम P से लिखते हैं, जो होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो यहां वो हो जाता है रोटेशनल मोशन वाला मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये L की वैल्यू होती है I टाइम्स ओमेगा। कैसे निकली? P को हमने रिप्लेस किया L से, क्योंकि यहां पे सिंबल P है, यहां सिंबल L है। मास इज रिप्लेस बाय I, V इज रिप्लेस बाय ओमेगा। समझ में आ गया? इज एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, जिस तरह से फोर्स होती है जो लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकती है, आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ वो लीनियरली घूमेगा, उस तरह से उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें रोटेट करवाने के लिए, कोई भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए टॉर्क लगता है, टर्निंग मोशन लगता है, तो वहां फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क। तो टॉर्क को हम टाउ लिखते हैं। अब जिस तरह से आप ध्यान से देखोगे जरा, तो जहां पे हमने फोर्स को बोला कि वो टॉर्क होती है, मास विल बी रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम यहां लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, इसी तरह से यहां जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा, तो यहां अल्फा आ जाएगा ए की जगह पे, ए विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा। समझ में आ गया? इसी तरह से आप यहां पे पावर लिखोगे, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो यहां जो रोटेशनल पावर होगा, फोर्स को तो हम रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से, तो टॉर्क, वेलोसिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, तो यहां ओमेगा हो गया। समझ में आ गया? आप यहां पे वर्क की बात करोगे, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे आ जाएगा वर्क का फॉर्मूला। वर्क में फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क,
डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, टाउ थीटा। समझ में आ गया? आप यहां पे इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और आप यहां काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन लिख सकते हैं हाफ का हाफ, m विल बी रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v विल बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। दिस आर द फॉर्मूलाज यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। ऐसे ही आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस को भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। वो होती है क्या है? वो होती है, कम ऑन, यहां पे लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप यहां पे ध्यान से सुनो, वी कैन रिप्लेस दिस इक्वेशंस इन रोटेशनल मोशन। हम ए की जगह अल्फा लेते हैं। जब भी अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता चल जाए एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, तब आप v को रिप्लेस कर दो ओमेगा 2 से, u को u इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा 1 से a विल बी रिप्लेस बाय अल्फा। आप देख सकते हो यहाँ पे a इज रिप्लेस बाय अल्फा। टाइम रिमेन्स टाइम, टाइम ना रोटेशनल का होता है ना लीनियर का, टाइम किसी का नहीं होता, टाइम तुम्हारा भी नहीं होता, इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, समझा? यहाँ पे v स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यहाँ पे s इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कम ऑन, दिस आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर रोटेशनल डायनामिक्स। याद रहेगा कि नहीं? इसके ऊपर सवाल आया है, नीट में पूछा गया इसके ऊपर सवाल, ठीक है? आपको आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ओमेगा जो है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, याद रखना, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका यूनिट हर्ट्ज होता है, या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या आप आरपीएस बोल सकते हो। इसमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर आपको आरपीएम बोल दिया जाए तो वो भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में बाय डिवाइडिंग 60। आरपीएम वाले को 60 से डिवाइड कर दो, आंसर आरपीएस में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आप इसको भूलना मत, आरपीएम डिवाइड बाय 60 कर दो, आपका आंसर आरपीएस में आ जाएगा। फिर आरपीएस को हर्ट्ज में मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf कर दो और f की वैल्यू से ओमेगा मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये बहुत बार यूज किया जाता है, जानबूझ के इसमें कंफ्यूज किया जाता है। आई होप आपको समझा नाउ द, क्योंकि मैं आपको ना भाई, मेरा गोल ये नहीं कि आपको एक छोटा सा टॉपिक सिखा निकल जाओ, वरना 15-20 मिनट में खत्म कर देता। मेरा गोल ये है कि आप ये जो सीख रहे हो उसकी वजह से आपको पूरी चीज समझ जाए, है ना? दिस इज द कंसेप्ट बूस्टर सीरीज, और मैं आपके कंसेप्ट को बूस्ट नहीं करूंगा तो मतलब क्या है इस सीरीज का? इसीलिए लास्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? कम ऑन, आप कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर फॉर रिंग आपको बोलूं, इसके पहले k जो है वही रेडियस ऑफ गायरेशन है बेटा, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका मीनिंग काफी डीप है, तो हम अभी क्वेश्चन में तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग आएगा नहीं, इसीलिए हम उसके ऊपर ना भी जाए तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे अगर मुझे कोई बोले कि k स्क्वायर, k क्या है? k जो है बेटा उसका m नीचे ले लो तो i बाई m नीचे आ गया, और स्क्वायर रूट ले लो तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ i बाई m, ये भी हो सकता है। इसका यूनिट जो है ये है कि रेडियस है, रेडियस का यूनिट मीटर होता है, मीटर, डायमेंशन इज L1, याद रखना, ठीक है? ये उसका यूनिट और उसका डायमेंशन। रेडियस ऑफ गायरेशन के कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बेटा? सबसे पहला A और दूसरा D, इसमें M नहीं होता, M नहीं होता, ठीक है? याद रखना, आपको मैड फैक्टर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो MAD में से M नहीं होता, A और D पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये सिर्फ R वाले फैक्टर को डिपेंड करता है। हमें I इज इक्वल टू, याद आ रहा है, समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर था, तो हम ना सिर्फ ये जो सारे डिस्टेंसेस है ना उनको ही रेडियस ऑफ गायरेशन बुला रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो सारे डिस्टेंसेस है उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बुला रहे हैं। इसीलिए ये मोमेंट ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करता, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता रेडियस ऑफ गायरेशन। याद रखना, ये पूछते हैं जानबूझ के, ठीक है? अब निकालते कैसे है? तो हाउ टू फाइंड के, हाउ टू फाइंड के कैसे निकाला जाता है आपको बताता हूं। लेट्स से फॉर रिंग, रिंग के लिए हम बात कर ले। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रिप्लेस I को कर दो m के स्क्वायर से, I तो m के स्क्वायर भी होता है ना? इक्वेट कर दो दोनों को, तो m के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, mm कैंसिल। सबसे पहला आप बना दो
के स्क्वायर बाय, आप पहली चीज तो ये डिराइव कर लो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, इसको याद रखना। ठीक है, दूसरा के की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ले लो तो के इज इक्वल टू आर, ये हो गया आपका दूसरा वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता करनी होती है, काम मोस्ट प्रोबेबली आपको ये आएगा, स्टिल यू शुड नो दिस। सेकेंड, आपको अगर मैं बोलूं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, सॉरी फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिस्क, कैसे निकालते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होती है ना, तो इसी आई को आप एम के स्क्वायर भी लिख सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर आई की जगह एम के स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ हाफ एम आर स्क्वायर लिख लीजिए, कैंसल कर दीजिए एम को एम के साथ, तो के स्क्वायर, इसमें से पहली चीज जो आप बनाएंगे वो होगी आपके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो हो जाएगी हाफ के इक्वल, है कि नहीं, और दूसरी चीज स्क्वायर रूट ले लोगे तो के क्या हो जाएगा बेटा, हाफ का रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ले लोगे तो के स्क्वायर का के, हाफ का रूट हाफ, और ये आर स्क्वायर का आर, तो ये आपका दूसरा हो गया के का वैल्यू। समझ गए कैसे निकालना है। तीसरा एक लास्ट बता देता हूं, चल तेरे लिए ही आखिरी बता रहा हूं, ठीक है, बाकी मैं इतना खींचता नहीं इस चीज को, बहुत आसान है ये, फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए बता देता हूं, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर, और यहां पे आप देखोगे तो वी कैन रिप्लेस आई विद एम के स्क्वायर, और आप यहां पे एम के स्क्वायर को इक्वेट कर सकते हो 2/5 mr स्क्वायर से, और यहां एम नो एम बचेगा क्या, इससे आप दो चीजें निकालना सीखिए, सबसे पहले के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना सीखिए, वो हो गया 2/5, बाद में काम आएगा, ये अभी के लिए याद रखना है कैसे निकाल रहा हूं। दूसरा के की वैल्यू निकालते हैं, इसमें से के स्क्वायर का के कर दिया रूट लेके 2/5, तो अंडर रूट ऑफ 2/5 हो गया, और ये आर स्क्वायर का आर हो गया, तो दिस इज योर के, समझ में आ गया। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और रेडियस ऑफ गायरेशन। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रोलिंग मोशन में यूं काम आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझा। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का टॉपिक भी आपका मैंने इसी में कवर कर दिया। जिसने ये वीडियो यहां तक देखा है ना, आई वॉन्ट योर कमेंट। ओके, अब मैं ना आप सभी को एक बढ़िया सी चीज देना चाहता हूं, आप सभी के लिए मैं इस टेबल को फिलअप करूंगा ताकि आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहे। ठीक है, दिस इज द टेबल विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑल द एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास में है रिंग के, अब आपको ना क्वेश्चन पढ़ के ये पता चलना चाहिए कहां की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, वो बहुत जरूरी है बेटा, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं यहां पे आपको उसके टेक्स्ट के साथ दे रहा हूं कि भाई रिंग के लिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ प्लेन, ये रीड करके पता चलना चाहिए कि कहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्योंकि यहीं पे ज्यादा करके बच्चे अटकते हैं। तो रिंग के लिए आपको उसके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, समझा कि नहीं। इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर। आपको k की वैल्यू चाहिए, उसके पहले के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहां के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ना, रिंग के फॉर्मूला में 1 mr स्क्वायर था, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 आया। हाफ mr स्क्वायर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ आया। मजा आ जाता है इसमें। 2/5 mr स्क्वायर था तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 आया। तो आप याद रखिए कि जो इस mr स्क्वायर के आगे होता है वही आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू होता है। और आपको अगर k चाहिए, ये नंबर 1 है, 1 का रूट ले लो 1 ही होता है, और ये आर स्क्वायर का आर ले लो, हाफ है, हाफ का रूट ले लो रूट हाफ, और आर स्क्वायर का आर कर दो, है ना। मास हटा दो, बाकी जो बचा वो आपका के है, मास हटा दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, 2/5 का रूट आर स्क्वायर का आर, समझा कि नहीं। तो यहां पे भी मास हटा दो 1 और आर स्क्वायर का रूट, तो आर, समझा कि नहीं। सिमिलर बेसिस पे रिंग का डायमीटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है रिंग, उसके डायमीटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट देखो, अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो यहां पे डायमीटर के अबाउट होता है m/2 आर स्क्वायर। तो इधर आगे 1/2 है ना, 1/2, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2, और मास हटा दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो 1/2 का रूट आ जाएगा हाफ रूट में, और आर स्क्वायर का आर आ जाएगा। सो इस तरह से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, मैं पूरा फिलअप करूंगा हर एक चीज के लिए, आपको याद रहना चाहिए। रिंग के लिए अबाउट अ टेंजेंट एक्सिस,
अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन, रिंग के, ओहो यहां एक चीज गलत लिखी ना हमने, डायग्राम गलत बना दिया, ये डायमीटर के अबाउट ये चाहिए था। अब अगर ये हमारे पास रिंग है, रिंग के टेंजेंट के अबाउट, ये हो गया टेंजेंशियल, ये रहा टेंजेंट, और प्लेन में ही है, रिंग के ही प्लेन में है, समझ में आ गया, रिंग के ही प्लेन में, आप समझ रहे हो, ये रिंग ऐसे रखी है, ये रिंग ऐसे रखी है, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इज कितना होता है, इधर mr² प्लस ये mr², तो 2mr² हो जाता है, कितना हो जाता है 2mr², सॉरी ये हो गया m/2r² प्लस ये mr², 3/2mr² होता है, ठीक है, 3/2mr², याद रखा। इसके आगे जो नंबर है उसी को रूट ले लो, m हटा दो, r² का भी रूट r, और इसके आगे जो नंबर है वही आपका k²/r² है। क्या आपको समझा ये कैसे आया? दिस इज द वे विल फिल अप दिस टेबल। आई होप आपको समझा, देख लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कम ऑन एवरीवन, ठीक है। आई होप आप इसे याद रखेंगे। कूल, नाउ विल गो अहेड। अब हमारे पास है रिंग ही है, अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ओन प्लेन, ये रिंग ऐसे 3D में रखी और टेंजेंट से पास हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर द प्लेन है, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये होती है कितनी, इसके अबाउट mr², इसके अबाउट mr², तो m/2mr² हो जाएगी। और अगर आप k की वैल्यू बोलो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, √2, m हटा दो, r का स्क्वायर रूट r, k²/r², 2, समझ गया, सिंपल है, इस तरह से याद रखना है। डिस्क के लिए आ चुके हैं अभी हम, डिस्क के लिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर प्लेन, यानी कि डिस्क हमारा है ये रहा, और उसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेमस है, IC इज इक्वल टू m/2r², m हटा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 हो गया, और ये r² का r हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, m/2 1/2 है ना, तो ये 1/2 इज द k²/r² का वैल्यू। डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डिस्क के डायमीटर के अबाउट, ये जितना भी सेंटर के अबाउट होता है उसका हाफ हो जाता है डायमीटर के अबाउट, तो ये डिस्क ले लो, उसका डायमीटर ये रहा बेटा, ये हो गया डायमीटर, तो ID, ये डिस्क है ना इसलिए इसको फिलअप भी कर लेता हूं, ठीक है, डिस्क को ऐसे फिलअप कर लेते हैं ताकि ये सॉलिड है हमें पता चले, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID डायमीटर के अबाउट होता है, m/2r² का m/4 हो जाएगा, इसका हाफ, सिंपल सी बात है। देखो रिंग में भी हमने क्या किया बेटा, यहां पे देखो, इसका mr² था, इसका आधा कर दिया डायमीटर में m/2r², मैंने आपको ये कैसे डिराइव हुआ दिखाया था, ये आपको होमवर्क में दिया था, तो सेंटर के अबाउट m/2r², उसका हाफ कर दो m/4r², आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द डिस्क, और ये जो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 1/m हटा दो, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, r² का रूट r, और यहां 1/4 आगे नंबर है तो 1/4 ही आपका k²/r² बनेगा। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। दिस इज द टेबल विच यू हैव टू रिमेंबर बेटा, आपको इसे याद रखना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां है हमारा अगला चीज, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास में डिस्क, डिस्क के अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन, यानी कि ये हो गई हमारी डिस्क और उसके ही प्लेन में टेंजेंट पे, टेंजेंट यानी ये रहा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, कम ऑन एवरीवन। तो आप यहां सेंटर पे m/4r² है और उसमें mr² डाल, ये जो डायमीटर था उसका m/4r² है, प्लस mr² डाल दो, तो m/4r² प्लस mr², 5/4 तो ये हो गया 5/4, है ना, 5/4 m/4, हाँ 1, ठीक है, 5/4 mr² ये हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी, √5/4 लिख दो ना, और ये r² का r ले लो, और आपको m तो हटा देना होता है, 5/4 ही k²/r² होता है। नाउ डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ओन प्लेन, ये है हमारी डिस्क, और डिस्क के परपेंडिकुलर प्लेन में टेंजेंट, आप समझ गए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो इसके लिए आप सिंपली याद रख लीजिए 3/2mr², कितनी है 3/2mr², और यहां रूट ऑफ 3/2 कर दीजिए, और ये r ले लीजिए, और यहां तो 3/2 का 3/2 एज इट इज आएगा। अब आता है एन्युलर डिस्क, दिस इज समथिंग विच आई डिडंट टेल यू, आपको इसके लिए याद भी रखना पड़ेगा कि ये एन्युलर डिस्क में ऐसा होता है, ऐसा, समझ गए कि नहीं, ये पूरा भरा हुआ है, बीच में एक छेद है,
आप समझ गए। तो यहां से यहां तक का रेडियस r1 ले लो, यहां से यहां तक का रेडियस r2 ले लो, तो आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। समझ में आ गया। बाकी आप यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये k स्क्वायर बार स्क्वायर ये सब इसके लिए नहीं पूछा जाता, ठीक है। नाउ एन्युलर डिस्क के डायमीटर के अबाउट, ये एन्युलर डिस्क यहां पे बना लिया आपने। चलो मैं ऐसे बना देता हूं। अभी ये हमने बना लिया उसका 2 डायमेंशनल सामने वाला फ्रंट व्यू बना लिया, और आपने उसके ये हो गया r1 रेडियस और ये हो गया r2 रेडियस। अब आप यहाँ पे ये उसको फिलअप किया हुआ है, आपको समझ गया ना फिलअप किया हुआ है। नाउ इसके डायमीटर के अबाउट कोई एक्सेस बताओ। ये रहा डायमेट्रिकल एक्सेस, सॉरी ये कलर सही नहीं है ये हमारा डायमेट्रिकल एक्सेस है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो होगी m/4। जी हाँ, कितनी होती है m/4 और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। आपको बाकी ये सब की जरूरत इसमें नहीं है। एन्युलर डिस्क टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द डायमीटर, टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल यानी कि ऊपर वाले में ही उसके पैरेलल में एक एक्सिस बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एन्युलर डिस्क, जिसके डायमीटर के पैरेलल में ये वाले एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। समझ में आ गया। इस एक्सिस पे ये एन्युलर डिस्क के बीच में छेद वाली, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखनी है, कभी भी याद रखिए इसके अंदर न्यूमरेटर वाला नंबर चला जाता है, अंदर चला जाता है, तो आपको यहां m/4 एज इट इज लिख देना है, क्योंकि इसी से ये आया है। और यहां ब्रैकेट में पहले तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर लिखना सीख जाओ, लेकिन पहले वाले के आगे आपको लिख देना है 5। समझे कि नहीं कैसे लिखा, याद रहेगा 5। इसी तरह से एन्युलर डिस्क में है, लेकिन आपको यहां डिस्क को बताना है 3 डायमेंशनली। ये हो गई हमारी डिस्क, और उसमें आपने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ली। एन्युलर डिस्क में परपेंडिकुलर द प्लेन, तो यहां कम ऑन एवरीवन, यहां पे आएगा m/2, क्योंकि आपने देखा इस एक्सिस पे जो ये सेंटर वाला एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 के हिसाब से थी, तो ये उसी के पैरेलल है, इसी के तो पैरेलल है ये, तो इसीलिए m/2 और यहां 3r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर लिखोगे। देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस ऑल, ओके। आपको याद रखना है, काम आएगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं, अब पूछा तो है नहीं एन्युलर वेन्युलर वाला नीट में पिछले 10 सालों में, जस्ट एक्स्ट्रा थिंग। बाकी आप बता दो मुझे, सॉलिड सिलेंडर बिहेव्स लाइक अ डिस्क, तो डिस्क की जैसा ही इसका आंसर आएगा। ये सॉलिड सिलेंडर है, ऊपर से भी फिलअप कर दिया, नीचे से भी फिलअप कर दिया। इसके एक्सेस के अबाउट इट्स ओन एक्सेस, यानी ये एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। के और के स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू आप लिख लोगे। चलो हाफ mr स्क्वायर है ना, सिलेंडर है, सॉलिड है, इसीलिए तो ये हाफ, और ये हो गया रूट में, और ये हो गया r, ये हाफ। चलो ठीक है, जिसकी जरूरत होती है के स्क्वायर बाय r स्क्वायर वही बता रहा हूं। सॉलिड सिलेंडर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस यानी कि ये सॉलिड सिलेंडर है और उसके टेंजेंट के अबाउट जो एक्सिस पास हो रहा है, यानी कि ऐसा ये एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के टेंजेंट के अबाउट जो होती है, जैसे डिस्क के टेंजेंट के अबाउट m/2 r स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर, रूट ऑफ 3/2 r और 3/2, ये हो जाएगा इस तरह से। फिर है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए हम बात करते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। ये सॉलिड सिलेंडर ऐसा है, उसके एक्सिस से पास करना है, लेकिन सेंटर से पास करना है, लेकिन परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, सिलेंडर के लेंथ के अलोंग, उससे परपेंडिकुलर। तो ये जो है ना एक डिस्क बन जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायामीटर प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं हम। किसका? प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज m/4 r स्क्वायर, प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m/12 l स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, है कि नहीं, m/12 l स्क्वायर। दिस इज द वे विल राइट इट, समझा कि नहीं। बाकी सॉलिड सिलेंडर अबाउट द डायमीटर ऑफ वन ऑफ द फेस, यानी यही एक्सिस को आप शिफ्ट कर दोगे और यहां पे आप लेके चले जाओगे, ठीक है। तो आप जब यहां लेके चले जाओगे तब अभी भी ये सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन यहां तो डिस्क है, तो डिस्क वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अबाउट डायमीटर है, प्लस ये जो है ना, यहां से आप देखो ध्यान से, तो इसके बाद तो ये रॉड ही बची ना, इसके एक्सेस वाली रॉड, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट रॉड भी एंड वाला,
तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो कितना होता है, m/4r² प्लस रॉड का एंड से m/3l²। जी हाँ, समझा कि नहीं? इसके k और l और सबकी वैल्यू k और k² की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको ये बता दिया। आप शेल के लिए बात करेंगे। शेल यानी हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर के सेंटर से पास होता हुआ एक्सिस विच इज 2/3 mr²। आप इसके लिए 2/3 का रूट और ये r ले सकते हैं और 2/3 इज द k²। स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स टेंजेंट, तो ये टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है शेल के, वो होती है 2/3 mr² प्लस mr², तो 5/3 mr² हो जाएगा। और 5/3 m हटा दो, रूट में ले लो r, कम ऑन 5/3। समझा कि नहीं यार? जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिस्ट आपको काम आएगी बेटा, आप भी बनाइए। स्फेरिकल शेल है, सॉरी सिलिंड्रिकल शेल, मैंने यहां अरे रे 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 गलती कर दी ना जल्दी जल्दी में। ये सिलिंड्रिकल शेल है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर के लिए बता दो। हॉलो सिलेंडर के लिए एक बात बताओ यार, मैंने सॉलिड सिलेंडर बताया ना, सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर पूरा तुम कर लो, क्योंकि हॉलो सिलेंडर इज नथिंग बट रिंग। रिंग के एक्सेस से पास होता हुआ तो mr² होता था, तो ये r होता था k और ये 1 होता था k²। शेल के टेंजेंट आपको मैंने बताया, रिंग के टेंजेंट वाला लिख देना। बाकी मैंने ये दो केस तो बता दिए ना। सॉलिड सिलेंडर समझ में आ गया? तो सॉलिड सिलेंडर में यहाँ डिस्क होता है, तो हॉलो सिलेंडर में यह रिंग होगा। बस बात खत्म। आप ये दो कर लेना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता देना सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर में क्या आएगा। बाकी सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होती है 2/5 mr², और ये होती है 2/5 का रूट और ये r, और ये हो जाएगा 2/5, है कि नहीं? जल्दी 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 क्विक, आपको याद होना चाहिए सॉलिड स्फीयर के लिए। अब टेंजेंशियल एक्सिस, ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है आपको उसकी वैल्यू लिखनी है 7/5 mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालिए, रूट ऑफ 7/5 कर दो और यहाँ पे r कर दो। यहाँ पे रूट ऑफ 7/5 की जगह 7/5, सिर्फ वो जो नंबर होता है। डायमेट्रिकल स्फेरिकल शेल, शेल है ये, शेल ये तो जो है सॉलिड चीज है। शेल जो है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। कंपेयर करो 2/5 छोटा नंबर है, 2/3 बड़ा नंबर है। समझ में आ गया? तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ 2/3 और ये r और ये 2/3 इज k²/r²। नाउ लेट्स गो अहेड। स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। स्फेरिकल शेल अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस। स्फेरिकल शेल है अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/3 mr² प्लस mr², 5/3 mr²। एंड हियर इज रूट ऑफ 5/3 और ये r और ये 5/3। समझ गया कि नहीं समझ गया? नाउ विल गो अहेड। और ये रॉड 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 एक है लॉन्ग थिन रॉड। यहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर लेंथ। ये हो गया m/12 l²। इसको रोल नहीं करते, इसीलिए इसके लिए हम लिखते नहीं है ये सब। लॉन्ग थिन रॉड अबाउट एन एंडिंग पासिंग थ्रू इट्स एंड, पासिंग थ्रू इट्स एड्स परपेंडिकुलर द रॉड। ये हो गया हमारा रॉड पासिंग थ्रू इट्स एज। निकाला है हमने m/3 l²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद कर। रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ LNB, तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर लेमिना जिसकी लेंथ L है, जिसका ब्रेड्थ B है, उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, ये रहा। और ये रहा हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है? तो होता है m/12 लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, है ना? मैंने LB स्मॉल लिखा इसलिए ऐसे कर दिया। फिर हॉलो कोन, हॉलो कोन के लिए, हॉलो कोन बेटा कम ऑन एवरीवन। कोन कोन याद करना है आपको। एक मिनट, इसका आपने ये जो भी आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इधर तक तो याद होना ही चाहिए। कोन के बारे में वैसे मैंने बताया। कम ऑन एवरीवन, आपको बताना है मुझे कोन के बारे में। कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कोन है। हॉलो कोन कुछ ऐसा बना देंगे हम, ठीक है? इसको चपटा दोगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम अ डिस्क। दैट इज व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m/2 r²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m/2। इसका हाफ लिख दो रूट में और यहाँ r लिख दो। यार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब के काम नहीं आने वाले, ठीक है? आपको ये याद रखना पड़ेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, समझा कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एलिप्टिकल डिस्क है। एलिप्टिकल डिस्क यानी कुछ ऐसी डिस्क। अब आपको यहां ऐसे नहीं दिखेगी तो आप उसको ऐसा मान सकते हैं, ठीक है? जिसकी कोई शॉर्टर साइड जो है वो A है और बड़ी रेडियस जो है वो B है। आप उसको ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे,
जिसकी शॉर्टर साइड ए है, बड़ी साइड बी है, एलिप्स है, एलिप्टिकल डिस्क, आपको समझ गया ना। इसके एक्सिस यानी कि सेंटर से पास होता हुआ जो एक्सिस है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? तो आपको उसके लिए याद रखना पड़ेगा m/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनर रेडियस, मेजर रेडियस आपको पता है ना, ये सब माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस वही। सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन अंदर से भरा हुआ होता है, उसको अगर हम सेंटर वाले एक्सिस से घुमाएंगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 mr² होती है, याद रहेगा। नाउ वी गो फॉर द लास्ट पार्ट, इक्विलैटरल ट्राइंगल की लेमिना। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है उसके लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल हर एक साइड इक्वल, तो आप उसको कोई भी एक्सिस से घुमा दो, उसको कोई भी एक्सिस से घुमा दो। कौन सा एक्सिस लिखा है? पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर द प्लेन, सॉरी, हमें जो एक्सिस से घुमाना है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर। मैं एक काम करता हूं ना, यहां ऐसा बना देता हूं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंटर से पास हो रहा हूं और यहां उसके इस एक्सिस से उसको रोटेट कर रहे हैं, ये वाला एक्सिस है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन, ये वाला एक्सिस है, समझ गए कि नहीं। तो ये एक्सिस है जहां पे हर किसी साइड की वैल्यू a है, तो आपके यहां पे फॉर्मूला बन जाता है m/6 a²। अगर ये ऐसा ना होता, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये रहा, तो आपको अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अबाउट द एज, कोई भी एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उसके परपेंडिकुलर जो ये हाइट है ना, तो आप m/6 h² लिख लेते। समझ गए कि नहीं क्या करना है, याद रहेगा। आई होप आपको समझा। फाइनली हमारा टेबल पूरा हुआ है। तो दिस इज द वे विल राइट ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, याद रखिएगा इस चीज को, भूलना नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस एंड विल वाइंड अप द सेशन। अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। डिस्क जो है डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए अबाउट डायमीटर क्या होता है? m/4r²। रिंग होता तो m/2 है ना, डिस्क डायमीटर है। रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, इसको m के स्क्वायर से इक्वेट कर और आपको यहां m/4r² कर देना है, mm गेट्स कैंसल, k इज इक्वल टू 1/2r, ये हो गया हाफ r/2। समझा कैसे निकाला? बाकी आपको पता है, m हटा दो, स्क्वायर रूट ले लो, 4 का रूट 2 और ये r² का रूट r, ऐसे ही निकालते हैं, है कि नहीं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, पास रॉड ऑफ अ लेंथ l, एक है रॉड जिसका लेंथ है l और मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डिस्टेंस 1/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, यानी कि सेंटर पे ये हमारा IC तो हमें पता है, कोई एक ऐसा एक्सिस है जो इस एंड से l/3 डिस्टेंस पर है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जिसके अबाउट पता है, दोनों पैरेलल है, तो हम लगा सकते हैं हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO इज इक्वल टू IC प्लस MD²। D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये है, और ये जो रॉड है उसकी लेंथ L, तो इस पूरे की लेंथ L/2, और L/2 में से L/3 निकाल दो, L/2 में से L/3 निकाल दो, तो ये L/2 माइनस L/3 करके शायद L/4 आ जाता है, ठीक है, L/4 आ जाएगा शायद से, आप देख लीजिएगा L/4 ही आएगा कि नहीं, उतना देख लीजिएगा, ठीक है। L/3 ये रहा, L/2 माइनस L/3 कर दीजिए, जो भी आ गया आप उसे D बोल सकते हो, तो D को मैं लिख लूंगा L/2 माइनस L/3। अब भाई मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ने वाला, मैंने आपको बता दिया ना कैसे करना है, तो आप उसको करिए, M की वैल्यू M, IC की वैल्यू IC, रॉड के सेंटर के अबाउट m/12l², इसको करिए, आपका आंसर जो भी आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है, कर लीजिएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। स्फेरिकल शेल, शेल लिए हैं, शेल, इसकी जगह रिंग भी ले सकते हैं, इसकी जगह डिस्क भी ले सकते हैं। ये एक्सिस के अबाउट शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर से पास हो रहा है ना, 2/3 mr², ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है। शेल का डायमीटर, ये टेंजेंशियल एक्सिस है, ये डायमीटर था उसका 2/3 mr² होता है, ये फर्स्ट बोल दो तो फर्स्ट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट शेल। ये शेल के लिए इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंशियल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड शेल विच इज टेंजेंशियल, तो 2/3 mr² प्लस mr², आपको अभी मैंने लिस्ट लिखा है उसमें से आप देख लोगे, तो इस एक्सिस के अबाउट शेल जो होती है अगर रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 5/3 mr²। शेल, ये भी शेल इसके जैसी ही है, ये इस बाजू एक्सिस है इसका, तो इस बाजू एक्सिस है, इसके लिए भी तो ये टेंजेंट ही तो है, तो इस थर्ड शेल के लिए, इस शेल के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
5/3 mr² ही। अब ये 5/3 mr² कैसे आया, आप उस लिस्ट में से खुद पता करिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं यार, 1.25 घंटा हो गया ये क्लास ले रहा हूं, समझ में आ गया। तो ये है, आपको इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, तीनों की ऐड कर दो, I = I1 + I2 + I3। अब मैं आधा क्यों कर रहा हूं, ताकि थोड़ा आपके लिए बचा के रखूं। जब आप थोड़ा बहुत करोगे ना, तब आपके दिमाग में घुसेगा बेटा, समझे कि नहीं। लेट्स गो अहेड गाइस। अब हमारे पास है यहाँ पे 5 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg, मास है 2 kg के 5 पार्टिकल है अटैच टू द रिम ऑफ सर्कल। रिम ऑफ सर्कल, सर्कल के रिम पे एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल। हर एक पार्टिकल मास 2 kg का है, हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे ही तो है। एवरी पार्टिकल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, मास सबका सेम है, आर सबका सेम है, तो 5 टाइम्स mr² फॉर्मूला हो जाएगा टोटल, है ना। तो मास की वैल्यू आपको दी हुई है, रेडियस की वैल्यू आपको दी हुई है, मास की वैल्यू आपको दी हुई है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। इसमें से जो भी आना है 0.1 kg/m² आएगा। समझा कि नहीं। आई होप आपको समझा कैसे करना है। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो वर्थ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू बेटा, हमने कर लिया है। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।